Hello everyone, welcome to Team Vision. I am Natwar Singh and this is the continuous part of our series of videos of polity. So इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में या फिर राज्यों के नीति निर्देश तत्व के बारे में। इस पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डीपीएसपी होते क्या है, फिर हम धीरे धीरे कंटिन्यूस में जाएंगे। हमने पिछली वीडियो में जैसे डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डिस्कस किए जाते हैं। उसी के कंटिन्यूस में ये जो डीपीएसपी डिस्कस किया जाता है आर्टिकल 36 से लेकर पूरा आर्टिकल 51 तक। तो इनमें कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। अब मेनली पता कर लेते हैं कि ये जो डायरेक्शंस है किसके लिए है और डीपीएसपी इनका नाम क्या है। जैसे नाम सजेस्ट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वैसे ही इसका जो काम है। तो देखो क्या है, इसमें कुछ ऐसे डायरेक्शंस दे रखे हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक ऐसे डायरेक्शंस दे रखे हैं कि जब भी स्टेट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाए लोगों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट लोगों के लिए कोई भी पॉलिसी बनाए तो इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस का ध्यान में रख के बनाए, जो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक लिखे गए हैं। जो भी डायरेक्शंस लिखे गए हैं उनको ध्यान में रखते ही जो अपनी स्टेट पॉलिसी है वो बनाए। जो भी राज्य हैं वो इसमें जो निर्देश लिख रखे हैं, नीति निर्देश लिख रखे हैं, उनको ध्यान में रखते ही आगे की पॉलिसी बनाए, योजना बनाए राज्यों के लोगों के हित के लिए। कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में कुछ हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस जानेंगे कि डीपीएसपी क्यों जाने जाते हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और फिर इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम चलेंगे इनके आर्टिकल्स की तरफ, जो पूरे आर्टिकल्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट से। तो ये डीपीएसपी ड्राइव्ड कहाँ से गए हैं, मतलब लिए कहाँ से गए। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा काफ़ी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कंट्री से हमने ड्राइव किया गया। तो ये सिमिलरली ये भी कहीं से ड्राइव किया, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमने ड्राइव किए थे यूएसए से, और लेकिन ये जो डीपीएसपी है वो हमने ड्राइव किए आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं ये राज्यों के नीति निर्देश तत्व, राज्यों के नीति निर्देश तत्व ये हमने लिए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि डीपीएसपी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ड्राइव किए हुए हैं। तो योर आंसर शुड बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके स्पेसिफिकेशन पे, नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम ऐसे ही डीपीएसपी को उन्होंने बोला है नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी इंपॉर्टेंस दिए इनको डीपीएसपी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना है कि ये जो डीपीएसपी है वो ही नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मान बढ़ाते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहना जरूरी है जब भी एक स्टेट अपने लोगों के हित के लिए पॉलिसी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट को बोला गया है कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो स्टेट को दिए जाते हैं जब वो अपनी पॉलिसी बनाए। तो इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे इनको डीपीएसपी को। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नॉन जस्टिशिएबल, लीगली इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में मेनली यही फर्क होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब जस्टिशिएबल है, और डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब नॉन जस्टिशिएबल है। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है और डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल है। ये डिफरेंस बड़ा है किसमें, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। मतलब हम अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी अगर स्टेट जब पॉलिसी बनाती नहीं फॉलो करती तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका एक कारण है। कारण क्या है, देखो जो फंडामेंटल राइट्स है वो जरूरी है। जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अगर करना है, कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों के पास होने चाहिए, तभी लोग काम कर सकते हैं ढंग से और अपना कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब ये पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट्स को हम कभी नेगेटिव राइट्स भी बोल देते हैं। जैसे इसमें हमको बताया गया है कि हमको क्या नहीं करना है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, टाइटल्स का जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्या नहीं करना। और डीपीएसपी में लगभग बताया गया है कि हमको स्टेट पॉलिसी बताते समय क्या करना, तो हम इसको कभी कभी पॉजिटिव राइट्स भी बोल देते हैं। तो डीपीएसपी का क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसको लेके हम को इनको लेके कि हमने स्टेट में गए थे, हमारे स्टेट ने ये फॉलो नहीं किया तो हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स के जाते हैं, ये पर्टिकुलर डिफरेंस है। तो आप सोचो, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो इनका मतलब क्या है,
डीपीएसपी के अगर स्टेट मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे नहीं माने। देखो ये डिपेंड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया पे। ये पर्टिकुलर क्या करता है कि जब भी आप सरकार का वोट करो, राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है आपके पास, तो जब भी आप वोट करो तो ऐसी गवर्नमेंट देखो जो इन नीति निर्देश तत्व को फॉलो करने की कोशिश करे अपने पॉलिसीज में। तो ये गवर्नमेंट की भी एक ड्यूटी बनती है, ओनली ड्यूटी बनती है, नॉट हम फोर्स नहीं कर सकते ये पॉलिसी बनाने में, ये सब करने के लिए। वैसे मेनली काफ़ी सारी स्टेट्स इसको फॉलो भी करती हैं क्योंकि ये काफ़ी नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। जो इसकी क्लासिफिकेशंस दी गई है डीपीएसपी की, ऐसे पर्टिकुलरली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, किसी अलग अलग नाम से क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ दे गए हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच में कोई भी जो प्रिंसिपल्स है हमको दे रखे हैं, लेकिन हमने अपने हिसाब से इनको थोड़ा क्लासीफाई कर दिया, इनके थॉट्स के हिसाब से, इनके आइडियोलॉजी के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट्स में। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या हो गए, समाजवादी प्रिंसिपल जो भी हो गए, समाजवादी विचारधारा के, वो गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी के विचारधारा के जो भी प्रिंसिपल्स हो गए वो इसमें इंक्लूड कर देंगे हम। और लिबरल जैसे उदारवादी प्रिंसिपल्स वो हो गए हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में हम इंक्लूड कर देंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ हम डिस्कस करेंगे आगे वाले आर्टिकल्स के बारे में। जो हमने अभी डिस्कस की थी क्लासिफिकेशंस, उसको एक एक करके पर्टिकुलर आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। उसमें दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इधर डेफिनेशन ऑफ स्टेट ये दी गई है कि जो ये स्टेट है वो कहना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन्स है, सारी अथॉरिटीज़ है, उसके बारे में इस स्टेट को अगर हम एक स्टेट वर्ड बोलते थे उसके अंदर ये सब आ जाता है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट हम थोड़ा पहले कहना भूल चुके थे, थोड़ा सा मिस हो गया था कि जो ये है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देश तत्व, जो वो है पार्ट कौन से में आते हैं, पार्ट वो 4th में आते हैं। हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल पार्ट 3rd में आते हैं, वैसे ही पार्ट 4th में आते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके दैट्स कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स की, भाई इन प्रिंसिपल्स जो भी हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन स्टेट अप्लाई कर सकती है, ये जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये सब इस आर्टिकल में ये सब दे रखा है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमने टाइप पढ़ा था, जो हमने अपने हिसाब से सेट किया था, मैंने नहीं, जो भी ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो ज्ञाता हैं, उन्होंने ये जो वापस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तब ये अलग से जो प्रिंसिपल्स हैं डिस्क्राइब किए, मतलब अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किए। तो ये उसी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी। तो इसमें सारे आर्टिकल्स दिए हैं, कुछ आर्टिकल्स मिसिंग हो गए जो पर्टिकुलर दूसरे में आएंगे। पहले बोला था ये ऑर्डर में नहीं है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, अपने हिसाब से है। तो अब पढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल 38 में क्या लिखा, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर। पहले भी कहा था कि स्टेट की पॉलिसी बनाते समय ये सब हमको यूज करना है। अब स्टेट इसमें क्या करेगी, जो पीपल का है वो वेलफेयर चाहेगा, भला चाहेगी, बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर। जैसे देखो हमने प्रीएम्बल में पढ़े थे 3-4 वर्ड, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो चीजें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनका यूज अभी होना चाहिए, इनका कोशिश करनी चाहिए जो इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स में हम यूज करने की कोशिश करें। सब लोगों को एक, देखो सोशल ऑर्डर का मतलब सब लोग एकदम, जो इनइक्वलिटीज हैं, सैलरी में किसी किसी के इनइक्वलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटी में इनइक्वलिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वलिटीज हैं, वो सब घटना चाहिए और मिनिमाइज होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक सोशल ऑर्डर बना रहे। ये जब स्टेट पॉलिसी बनाए उसके एक दिशा निर्देश है, जरूरी नहीं है ये स्टेट करे, ये सबके लिए लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 39 के बारे में। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि मैन एंड वुमेन इक्वली हैव राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो मैन एंड वुमेन है वो पर्टिकुलर एक इक्वल जो भी काम करेंगे इक्वली करेंगे, जो भी उनको पेमेंट मिलेगी, अर्निंग मिलेगी, वो भी इक्वल होंगे, जो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी वो भी इक्वल होगी। इसके हिसाब से ये हम कंटिन्यू करते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मैन एंड वुमेन। देखो इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कुछ चीजें आपके सामने होती नहीं है,
काफ़ी चीज़ें जो होती नहीं, फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं होती, लेकिन उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें अगर नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस अगले सरकार को बोल सकते हैं, अपना व्यूज रख सकते हैं, बाकी उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो मैन एंड वुमेन की जो पेमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। जो अगर जितना मैन से काम करवाते हो, जितना उतना ही वुमेन से काम करवाते हो, पेमेंट इक्वल क्यों नहीं है, पेमेंट इक्वल होनी चाहिए। इस सब जगह होता है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ये होता है कि जो पेमेंट है, काम सेम होता है लेकिन पेमेंट इक्वल नहीं होता। तो ये स्टेट पॉलिसी में ये होना चाहिए जब स्टेट एक अपनी पॉलिसी बनाए। ठीक है, ये आपने काफ़ी पढ़ा होगा कि ये हमने काफ़ी डिस्कस्ड पॉइंट है कि जो इक्वल पेमेंट नहीं है मैन एंड वुमेन का, जबकि वो सेम काम करती है, उसके जो काफ़ी सारी ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि भाई कोई कहता है कि होनी चाहिए, कोई कहता है कि ये काम ज़्यादा होता है, वो काम ज़्यादा करता है। पर्टिकुलर हमको उसमें नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 39 में ये है। ओके, डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में ये है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि मैन एंड वुमेन की जो इक्वल वर्क जो पेमेंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए मैन एंड वुमेन की। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो भी सिटीजन हैं आपके स्टेट के, उनको सबको इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए। मैन हो, वुमेन हो, कोई भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फ्री लीगल एड का मतलब क्या है, कुछ जो आपके लोग हैं, गरीब होंगे, पुअर होंगे, उनको फ्री लीगल एड दो। मतलब अगर उनको लॉयर चाहिए तो लॉयर दो, वकील चाहिए तो वकील दो। अगर उनका कोई केस लड़ना है, अगर वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक राज्य की जब ड्यूटी बनती है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन को, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको लॉयर प्रदान करे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। लोगों को राइट टू वर्क का राइट, एजुकेशन का राइट, पब्लिक असिस्टेंट का राइट होना चाहिए इन सर्टेन केसेस का। इधर मतलब क्या है कि कुछ केसेस में, जैसे अगर पर्टिकुलर पर्सन अनएम्प्लॉयड है, पर्टिकुलर पर्सन सिक है, पर्टिकुलर पर्सन ओल्ड एज में है, तो इसमें दिया गया है कि कुछ सर्टेन केसेस में हमको राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस देनी चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन एबल नहीं है तो भी कैसे ना कैसे हमको उसको देनी चाहिए, ताकि हमारी जो तुम्हारी स्टेट है वो आगे प्रॉस्पर कर सके, आपकी जो पॉलिसी है वो काम आ सके लोगों के। ओके, फिर आता है मैटरनिटी लीव। इसमें मेनली दिया गया क्या है कि जो भी वर्कर्स होते हैं, उनका जो कंडीशन होती है, काम करने का जो इन्वायरमेंट होता है, वो ह्यूमन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसमें वो फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें वो काम कर सके। और आर्टिकल जो 42 है, 42 में दिया गया मातृत्व का, आर्टिकल जो 42 है, 42 में दिया गया मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी रिलीफ। मतलब अगर कोई लेडी वर्कर है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए कुछ वीक्स के लिए, मेनली 26 वीक्स आई थिंक है, तो उसको कुछ छुट्टी मिलनी चाहिए मैटरनिटी लीव के लिए। अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भ से है, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए और बिना उसकी तनख्वाह काटे। ये होना चाहिए, होगा नहीं होगा ये स्टेट डिस्क्राइब करेगा उसके अंदर। ठीक है, आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस, डेली वेजेस फॉर द वर्कर्स। जो वर्कर्स के लिए वेजेस होने चाहिए, पैसे होने चाहिए डेली, जो आज काम किया आज ही मिल गया पैसा, उस हिसाब से पैसे का बंदोबस्त होना चाहिए उनके वर्कर्स के लिए। ठीक है, डेली वेजेस का मतलब यही है। आर्टिकल 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, काम में तो वो वर्कर काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट में भी कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का, जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह हो गया। इनमें जो इनका जो होना चाहिए, ये सरकार को जब पॉलिसी बनाती है ये करना चाहिए कि जो वर्कर्स है वो उनका भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के, भाई उनके लिए काम हो रहा है तो उनमें से कुछ वर्कर्स होने भी चाहिए उस ट्रेड यूनियन में, जैसे हम डिस्कस करते हैं। कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 47 के बारे में, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। ये तो एक आम बात है कि एक सरकार जो अगर बनाएगी तो उसके जो सिटीजन के खाने में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर सकता अपने लिए, और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वो भी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे कंटिन्यू करते हैं, जैसे आप टैक्स ले रहे हो उसी हिसाब से आप खर्च कर रहे हो, तो उन्हीं लोगों पे खर्च कर रहे हो तो सही जगह पे खर्च करो। और पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव होनी चाहिए। तो ये मेनली इसमें तो एक एग्जांपल हो गया लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के, जैसे हमने डिस्कस करते हैं मिड डे मील के बारे में, गवर्नमेंट स्कूल में हम मिड डे मील्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वही लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए भी एक तरीका है उस स्टेट्स का। तो ऐसा नहीं कि स्टेट सारे फॉलो नहीं करते, कुछ कुछ फॉलो करते हैं जितना पॉसिबल हो चुके। देखो, इनका डीपीएसपी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर
फॉलो करते हैं तो इनके जो ये अगर ये इसलिए नॉन जस्टिबल नहीं है क्योंकि अगर फॉलो करेंगे तो इनको टाइम लगेगा, एकदम फॉलो नहीं कर सकते, एकदम के ये कर लो आज ये सब न्यूट्रिशन बढ़ा दो, सबको इक्वल पेमेंट कर दो, ये नहीं कर सकते। इन चीज़ों के लिए क्या लगता है टाइम, तो टाइम लगे भले ही, लेकिन आप पॉलिसी में यूज तो करो, तो धीरे धीरे क्या पता ऑफकोर्स होगा, अगर ऐसी सोच होगी ये सोच होगी तो धीरे धीरे आप कंटिन्यू करते हुए क्या होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आप एक प्रोस्पर स्टेट बन सकते हैं, एक प्रोस्पर स्टेट ही एक प्रोस्पर कंट्री बनाएगी। तो इसी से होगा कि भाई जो नीति निर्देश है वो कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट नीति निर्देश हम आगे बढ़ाओ, अब कंटिन्यू करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल, सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ अब कंटिन्यू करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसका नाम दिया हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स, मतलब जो गांधी जी की जो मूवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम में जो भी विचारधारा थी उसमें इसको यूज़ किया इन प्रिंसिपल्स में। सो एक एक आर्टिकल्स करके डिस्कस करते हैं। पहले इसमें पहले आर्टिकल आ जाता, डायरेक्ट आ जाता आर्टिकल 40 जो हमने उसमें मिस कर दिया था, लेकिन वो इसमें है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब क्या है कि ये जो इस पे गांधी जी के विचारधारा क्या जोर दे रही है, ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब एक पंचायत, विलेज पंचायत होनी चाहिए जो विलेज बेसिस पे जो भी निपटारे हैं, जो भी केसेस हैं, जो भी डेवलपमेंट है वो सॉल्व करे। ये गांधी जी के विचार, गांधी जी जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें दिया गया। ये भी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कंपलसरी उस स्टेट के पॉलिसी के हिसाब से। ये आर्टिकल 43 क्या, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। गांधी जी को वैसे भी आप जानते हो, तो अगर आप गांधी जी की जब भी फोटो देखते हो या फिर गांधी जी का जब भी नाम आता है तो आप एक कपड़ा ओढ़े हुए फोटो आती होगी आपके दिमाग में, या फिर चरखा आता होगा, तो मतलब उनका जो रिलेशन था मेनली कॉटेज से था, ऊन से, रुई से था। तो उसी के हिसाब से हम, ये मैं ताकि बता रहा हूँ ताकि हम रिलेट कर सकें, याद करने की कोशिश कर सकें। तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने का भी बात गांधी जी ने बहुत बार कही है कि कॉटेज इंडस्ट्री को हमको प्रमोट करना चाहिए। अभी आर्टिकल 43 के बी के बारे में क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके बारे में बात की है। टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शन, मतलब ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती रहनी चाहिए, सोसाइटीज बनती रहनी चाहिए, वॉलेंटियर कोई भी उनमें रुकना नहीं चाहिए, कोई भी मतलब उसमें सरकार उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। ऐसे ही जो समाज सेवा के लिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो बननी चाहिए और उनको ऑटोनोमस होना चाहिए, कोई भी दखलंदाजी नहीं हो। ये भी गांधी जी की गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। आर्टिकल 46 में टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC ST इन अदर वीकर्स, ये तो काफी सरकार फॉलो भी करती है। देखो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देखो SC ST इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकल क्लासेस सेक्शंस का क्या है, पिछले हमारे पीछे जो भी पीछे वाले जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे उसमें जो SC ST वगैरह था उनको काफ़ी नीचे रखा जाता था, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। इसी वजह से ये SC ST वाला आता है कि इनको अब अपलिफ्ट किया जाए। पहले तो चलो नहीं कर पाए, कुछ रीजंस थे, उनके भी कुछ रीजंस थे, उनके भी कुछ सोच थी, वो अलग है, लेकिन अब हमारे पास मौका है, अब हमारी सोच बदली है, तो हम क्या पता अब अपलिफ्ट कर लें इनको SC STs और SC और ST और अदर वीकर सेक्शंस को, ठीक है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 47 में, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ ड्रग्स और ड्रिंक्स इंजर्स टू हेल्थ। गांधी जी ने बिल्कुल बोल दिया कि दारू बिल्कुल नहीं पीना है, हमारे सेहत के लिए खराब है, दारू और ड्रग्स हमारे सेहत के लिए खराब है, तो ये भी प्रोहिबिशन होना चाहिए। लेकिन ड्रिंक्स से ही तो वो होता है, क्या बोलते हैं इनका, अभी लॉकडाउन लगा था, कोरोना में जब लॉकडाउन वापस खुला था, जो पूरी इकोनॉमी उठाई थी इन ड्रिंक्स की वजह से उठी थी, मजाक जोक सपाट, लेकिन मेनली जो गांधी जी के आर्टिकल 47 में क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स इंजरियस टू हेल्थ, उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा प्रोहिबिट होना चाहिए, बंद होना चाहिए जो भी ड्रग्स, और ड्रग्स का भी जैसे पंजाब में काफ़ी चलता है, तो उसी स्टेट्स ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसमें ड्रग का प्रोहिबिशन बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसे कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 48 से, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स। गांधी जी गायों से बहुत प्यार करते थे, तो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने बोला है कि जो गाय का और उनके जो बछड़ों का जो भी स्लॉटर होता है वो रुकना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और उनको अलग जो गायों को अलग मिलना चाहिए, अलग कंडीशन मिलनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन मिलनी चाहिए। अगर आप उनसे कुछ लेते हो तो उनको पर्टिकुलर उसी हिसाब से आपको ट्रीट करना चाहिए, ये गांधी के प्रिंसिपल्स है। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप सीधा सीधा पढ़ाते हो, ट्रिक्स नहीं देते हो। देखो मेरा मानना ये है कि पहले जो भी आप पढ़ाता हूँ, जो भी आर्टिकल्स हैं उसको खुद पढ़िए,
ट्राई करें याद करने की, नहीं होती। देखो ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं मानता हूँ, ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ट्राई करिए पहले खुद की ट्रिक्स बनाने की। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ, मैं अपनी ट्रिक्स बनाऊंगा, मैं अपने जो आसपास चीज़ों से है उससे रिलेट करूंगा अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से ट्रिक्स बनाऊंगा। तो आप खुद ट्रिक्स बनाने की कोशिश करो। मेनली सबसे पहले चीज़ क्या होती है, उस चीज़ को पढ़ने का, उस चीज़ को समझने का। ट्रिक्स तो सेकेंडरी होता है, पहले पढ़ना और समझो, फिर ट्रिक्स करेंगे। मैं ट्रिक्स लेके भी आ जाऊंगा, कुछ मेरी होगी, कुछ मैं कॉपी करके कहीं से लेके आ जाऊंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप खुद ट्रिक्स बनाओगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल देंगे कहीं ना कहीं ट्रिक्स हम, कि भाई हम इन सब की पर्टिकुलर ट्रिक्स, कुछ जो ट्रिक्स हैं छोटी मोटी वो तो मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन कुछ बड़ी जो ट्रिक्स हैं वो यूट्यूब शॉर्ट्स में हम ऐड कर देंगे, ताकि आप भी इसको पढ़ सकें। और ट्रिक्स जब तक आप ये पढ़ ले, जब तक ट्रिक्स आती है आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स में, तब तक आप ये पढ़ ले और अपनी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी ट्रिक्स सबसे बेस्ट होती है। हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन से। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? लिबरल क्लासिफिकेशन, उदारवादी, जो उदारवादी प्रिंसिपल्स हैं, जो लिबरल प्रिंसिपल्स है उसके बारे में, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 44 से, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, सबके लिए यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। मतलब जैसे पर्टिकुलर के सारे रिलीजन्स के लॉ सिर्फ सेम ही होने चाहिए, पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर सेम ही लॉ लगने चाहिए, अलग अलग लॉ नहीं लगने चाहिए। मेनली क्या, सब कुछ यूनिफॉर्म होना, सेम होना चाहिए सब सिटीजन्स के लिए, कोई भी हो, सब सिटीजन के लिए सेम होना चाहिए। इसका जैसे रिलीजन वाला इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्टेट थी गोवा, जिसने इंप्लीमेंट किया था यूनिफॉर्म सिविल, सबसे पहली स्टेट थी जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वापस अपना पैर पीछे ले लेता, कुछ हिसाब से, कुछ कंडीशंस आ गई थी इस हिसाब से। नेक्स्ट है आर्टिकल 45, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। 6 साल तक पर्टिकुलर चिल्ड्रन को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए बाय द स्टेट 6 साल के नीचे, बिलो 6 ईयर्स। ये स्टेट जब पॉलिसी बनाए तो ये कंपलसरी है। ये किससे? आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 48 कहता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना चाहिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट जरूरी है। एनिमल हस्बेंड्री जैसे काफ़ी सारे एनिमल्स, गाय हो गई, भैंस हो गई, मुर्गी हो गई, भेड़ हो गई, काफ़ी सारे एनिमल्स है, बीज हो गए, जिसके हस्बेंड्री को हमको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये उनके काम आ सके, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, खाने के हिसाब से काम आ सके, ये हमको प्रमोट करनी चाहिए। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को भी हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये भी आर्टिकल 48A में लिखा है फ्रॉम द लिबरल प्रिंसिपल्स। ओके, कंटिन्यू करते हैं 49। ये डायरेक्ट काफ़ी सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्ट सीधी बात बोलते हैं, तभी तो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के, टूरिस्ट अट्रैक्शन के मॉन्यूमेंट्स है, उनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी तो काफ़ी हो गए, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काफ़ी हो जाती है, ये भी हमको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, ताकि हमारे टूरिज्म और हमारी जो भी कल्चर है कंट्री का, वो बचा रह जाए। ये लिबरल कहते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स कहते हैं। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर का सेपरेशन होना चाहिए, अलग अलग पावर का सेपरेशन होना चाहिए। जो जुडिशरी है वो अलग होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर, और लेजिस्लेशन भी अलग होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये कहलाता है कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए, एक में ही नहीं होना चाहिए, जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ओके, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो भी स्टेट है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को फॉलो करें। सारे जो पर्टिकुलर नेबरिंग कंट्रीज है या फिर इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखें, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनको फॉलो करें। ये कहते हैं सारे लिबरल प्रिंसिपल्स। अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो बाद में ऐड हुए हैं, मतलब अमेंड होकर ऐड हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, तो उनको हम कंटिन्यू करते हैं, उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ एक हमने पढ़ लिए हैं, वैसे सारे पढ़ लिए, लेकिन एक बार पर्टिकुलर अलग से पढ़ के देखते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। देखो, एक अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सारा अमेंड हुआ था कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे 42nd अमेंडमेंट को। तो इसमें क्या होता है, 4 न्यू जो ऐड हुए थे आर्टिकल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 39 में बोला था कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रन को।
आर्टिकल 39 है, इक्वल जस्टिस, इक्वल लीगल, फ्री पेड, फ्री लॉयर मिलना चाहिए गरीब को, ये हमने पढ़ लिया है। आर्टिकल 43 है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया है कि ट्रेड यूनियन की बात की थी हमने। आर्टिकल 48 के सेफगार्ड्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी हमने पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का एक बचाना चाहिए हमको, ये हमने अभी भी पढ़ा जस्ट लिबरल में जाके। अब ये चार थे किसके थ्रू, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट से। और ये जो आर्टिकल 38 है वो है मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़ के बारे में हम बात की थी कि अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वलिटीज़ मिनिमाइज होनी चाहिए। ये आर्टिकल हमने 44th अमेंडमेंट 1978 से हमने किया था। अब अगला आता है आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला, जो हमने ऑटोनोमियस बोला था कि ऑटोनोमियस और वॉलंटरी सोसाइटीज़ बननी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो हमने कब किया था, 97th अमेंडमेंट 2011 के बारे में। एक और अमेंडमेंट है आर्टिकल 45, जो हमने चिल्ड्रन के एजुकेशन की बात की थी, वो हमने पहले भी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 20 वो हमने फंडामेंटल राइट बना दिया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो आर्टिकल 21A के थ्रू, जिसमें 86th अमेंडमेंट में हमने उसको 86 अमेंडमेंट 2002 से हमने उसको ऐड किया था, ठीक है। सो ये था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पूरा लेक्चर। इसमें सारे लगभग हमने आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें टोटली। तो ये था पूरा डीपीएसपी का लेक्चर, राज्यों के नीति निर्देश तत्व। आगे पढ़ते रहेंगे, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज आएगी, फिर हम पूरी पॉलिटी धीरे धीरे खत्म करेंगे। सो कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सजेशन हैं लिखते रहिए, अच्छा लगता है, कुछ एक मोटिवेशन तो मिलते ही हैं और कुछ सजेशन से हमको इम्प्रूवमेंट की उम्मीद रहती है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए टीम विजन। हैप्पी स्टडी।